हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हम आयोग व परिषद से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे और आज इस वीडियो में हम निर्वाचन आयोग से जुड़े कुल 40 वीवीआई प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में स्थापित है। भारत का निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में स्थापित है? तो अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। यह आयोग लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चुनाव करवाने के लिए जिम्मेदार है। यह पूरी तरह स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था है। निष्पक्ष चुनाव करवाना इसका कार्य है। किसका? तो निर्वाचन आयोग का। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है, पर अंतिम अधिकार राष्ट्रपति का होता है। यह नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत होती है। हमारा अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है? निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है। ठीक, निर्वाचन आयोग सीधे संविधान द्वारा स्थापित संस्था है। इसकी शक्तियां और स्वतंत्रता संविधान में स्पष्ट लिखी गई हैं। इसे किसी सरकार के अधीन नहीं रखा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित कराना है। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष। मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। यानी दोनों में से जो पहले पूरा होगा उसके अनुसार वो अपना पद त्याग करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अर्थात मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही हटाया जा सकता है। इसमें संसद में विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। यह प्रक्रिया बहुत कठिन है ताकि उन पर दबाव न बनाया जा सके। स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए यह व्यवस्था है। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का अधिकार किसके पास है? मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति, संसद की सिफारिश पर। ठीक ना, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना बहुत कठिन प्रक्रिया है, इसलिए उनकी सुरक्षा ज़्यादा होती है। संसद दोनों सदस्यों में विशेष बहुमत से अनुशंसा भेजती है। यह अनुशंसा जाने के बाद राष्ट्रपति हटाने का आदेश जारी करते हैं। इसका उद्देश्य आयोग की स्वतंत्रता बनाए रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, अन्य चुनाव आयुक्त को कौन हटा सकता है? तो अन्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सलाह पर हटा सकते हैं। हमारा उत्तर सी होगा। अन्य चुनाव आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर से अलग होती है। राष्ट्रपति इन्हें हटा सकते हैं, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सलाह अनिवार्य है। इससे आयोग में निष्पक्षता रहती है और राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाव होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो निर्वाचन आयोग में कुल कितने सदस्य होंगे यह राष्ट्रपति तय करते हैं। ठीक, संविधान में आयोग के सदस्यों की संख्या तय नहीं है। राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार आयोग एक सदस्य या बहुसदस्य बना सकते हैं। 1993 से आयोग में एक सीईसी मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, कुल 3, परंतु अंतिम निर्णय हमेशा राष्ट्रपति का होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे।
इन्होंने 1952 के पहले आम चुनाव सफलतापूर्वक करवाए थे। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनाव के आयोजक माने जाते हैं। इनके कार्यकाल में ईसीआई की विश्वसनीयता स्थापित हुई। यहाँ ईसीआई से तात्पर्य था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का निर्वाचन आयोग। हमारा अगला प्रश्न है, मतदाता सूची किसके द्वारा तैयार की जाती है? मतदाता सूची किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा। मतदाता सूची पूरी तरह चुनाव आयोग के नियंत्रण में तैयार की जाती है। यह संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत आयोग का मुख्य कार्य है। इसमें पात्र मतदाताओं के नाम, आयु और विवरण दर्ज होते हैं। आयोग इसे समय समय पर अपडेट करता है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? किसी राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो निर्वाचन आयोग। चुनाव चिन्ह का आवंटन पूरी तरह निर्वाचन आयोग का अधिकार है। यह निर्णय इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर 1968 के तहत होता है। आयोग तय करता है कि कौन सी पार्टी को कौन सा चिन्ह मिलेगा। चिन्ह विवाद होने पर भी आयोग ही अंतिम फैसला लेता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कौन सुनिश्चित करता है? भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव निर्वाचन आयोग सुनिश्चित करते हैं। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मुख्य जिम्मेदारी है। चुनाव प्रक्रिया की निगरानी एवं नियंत्रण आयोग करता है। पूरे देश में एक समान चुनाव आचार संहिता लागू करता है। हमारा अगला प्रश्न है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी कौन लागू करता है? तो देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी निर्वाचन आयोग लागू करते हैं। एमसीसी चुनाव के दौरान आचार संहिता है जिसे ईसीआई लागू करता है, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लागू करता है। यह राजनीतिक दलों को चुनाव में अनुशासन में रखने के लिए होता है। आयोग इसके उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई कर सकता है। इसका उद्देश्य निष्पक्ष माहौल बनाना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में ईवीएम का पहली बार प्रयोग कब हुआ? भारत में ईवीएम का प्रयोग पहली बार कब हुआ था? तो 1982 में। ईवीएम सबसे पहले 1982 में केरल की विधानसभा में उपचुनाव में प्रयोग हुई। शुरू में सीमित क्षेत्रों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसका उपयोग किया गया। बाद में इसे पूरे देश में लागू किया गया। ईवीएम ने चुनाव को तेज और पारदर्शी बनाया है। हमारा अगला प्रश्न है, वीवीपीएटी का अर्थ क्या है? वीवीपीएटी का अर्थ क्या है? वोटर वेरिफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। वोटर वेरिफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ऑप्शन सी। वीवीपीएटी एक मशीन है जो ईवीएम के साथ जुड़ी होती है। जब वोट डाला जाता है तो वोटर कागज पर पर्ची के जरिए देख सकता है कि वोट किसे गया। पर्ची 7 सेकंड तक दिखाई देती है और मशीन में स्वतः गिर जाती है। यह पारदर्शिता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, वीवीपीएटी पहली बार कब लागू हुआ? तो 2013 में। वीवीपीएटी का पहला प्रयोग 2013 के नागालैंड विधानसभा चुनाव में हुआ। इसे धीरे धीरे पूरे देश में अपनाया गया। 2019 के आम चुनाव में वीवीपीएटी को सभी बूथों पर लागू किया गया। इससे चुनाव की विश्वसनीयता में वृद्धि हुई। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायत और नगर निगम चुनाव कौन कराता है? तो पंचायत और नगर निगम चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन एसईसी हर राज्य में अलग होता है। यह 73वें और 74वें संशोधन के बाद बनाया गया। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है? राज्य निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है? तो 243 के में। अनुच्छेद 243 के राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है। यह स्थानीय निकाय चुनाव स्वतंत्र रूप से करवाने की शक्ति देता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम ईसीआई से अलग व स्वतंत्र होता है। ईसीआई मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो यह राज्य में पंचायत और शहरी निकाय चुनाव करवाता है। कौन? तो एसईसी, राज्य निर्वाचन आयोग। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है?
भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 वर्ष है। 61वां संविधान संशोधन 1988 के बाद आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। इससे युवा वर्ग चुनाव में सक्रिय भाग ले सकता है। अधिक नागरिक अधिकार और लोकतांत्रिक भागीदारी सुनिश्चित हुई। यह 1989 से लागू हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, वोटर आईडी कार्ड किस वर्ष शुरू हुआ? वोटर आईडी कार्ड किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1993 ईस्वी में। वोटर आईडी कार्ड पहली बार 1993 में लागू किया गया। इसका उद्देश्य पहचान में पारदर्शिता लाना था। इससे फर्जी मतदान में बेहद कमी आई। आज हर मतदाता के लिए यह अनिवार्य दस्तावेज है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कौन देता है? किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा निर्वाचन आयोग देता है। ठीक, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नियमों के आधार पर दिया जाता है। यह निर्णय इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968 के तहत होता है। वोट प्रतिशत, सीटों की संख्या और राज्यों में मौजूदगी को देखकर दर्जा मिलता है। यह राजनीति में पार्टी की स्थिति को मजबूत करता है। हमारा अगला प्रश्न है, ईसीआई किसके प्रति जवाबदेह है? ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसके प्रति जवाबदेह है? तो किसी के प्रति नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्वतंत्र है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। यह अपने कार्य में किसी भी सरकार के अधीन नहीं है। यह केवल संविधान द्वारा नियंत्रित होता है। इसका उद्देश्य चुनाव को निष्पक्ष रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, चुनाव कार्यक्रम कौन तय करता है? चुनाव कार्यक्रम पोलिंग शेड्यूल कौन तय करता है? तो निर्वाचन आयोग। मतदान की तारीखें, चरण और समय ये सभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तय करता है। कोई भी सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। चुनाव की तैयारी को देखते हुए आयोग पूरा कार्यक्रम बनाता है। यह वोटरों और सरकार दोनों पर लागू होता है। हमारा अगला प्रश्न है, चुनाव याचिका कहाँ दायर होती है? तो चुनाव याचिका हाईकोर्ट में दायर होती है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव से जुड़ी याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर होती हैं। सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती हैं। यह कानून रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 के तहत है। आयोग इन याचिकाओं का हिस्सा नहीं होता। हमारा अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता? किस अनुच्छेद में कहा गया है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता? अनुच्छेद 329। अनुच्छेद 329 चुनाव प्रक्रिया में अदालत के हस्तक्षेप को रोकता है। इसका उद्देश्य चुनाव को निर्बाध और समय पर पूरा करवाना है। चुनाव पूरा होने के बाद ही परिणाम चुनौती दिए जा सकते हैं। इससे चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, चुनाव चिन्ह विवाद का निपटारा कौन करता है? चुनाव चिन्ह विवाद का निपटारा कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग करते हैं। चुनाव चिन्ह संबंधी सभी विवाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुलझाता है। यह इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968 के तहत अधिकार रखता है। दलों के टूटने या दो हिस्से होने पर भी चिन्ह तय करता है। इसका निर्णय अंतिम माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ है? निर्वाचन आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में निर्वाचन सदन में स्थित है। यहीं से देश भर के चुनावों की योजना बनाई जाती है। आयोग के सभी प्रमुख अधिकारी यहीं कार्यरत रहते हैं। यहाँ से चुनाव संबंधी दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति कौन करता है? रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति निर्वाचन आयोग करते हैं। चुनाव क्षेत्र में आरओ की नियुक्ति ईसीआई करता है यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। आरओ चुनाव संचालन का मुख्य अधिकारी होता है। यह वोटों की गिनती से लेकर परिणाम घोषित करने तक जिम्मेदार होता है। आयोग उसकी नियुक्ति सरकार से स्वतंत्र होकर करता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन तय करता है कि कोई कानून चुनावी कानून है या नहीं? कौन तय करता है कि कोई कानून चुनावी कानून है या नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट। कौन सा कानून चुनावी कानून माना जाएगा, इसका निर्णय न्यायालय करता है।
यह संविधान की व्याख्या करने की शक्ति के कारण संभव है। चुनाव संबंधी विवादों में अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट का होता है। आयोग इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हमारा अगला प्रश्न है, क्या ईसीआई कानून बना सकता है? क्या ईसीआई कानून बना सकता है? मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कानून बना सकता है? तो नहीं, ईसीआई कानून नहीं बना सकता। यह अधिकार सिर्फ संसद का है। ईसीआई केवल नियम, निर्देश और आचार संहिता जारी करता है। यह प्रशासनिक आदेश जारी कर सकता है लेकिन कानून नहीं। कानूनी बदलाव के लिए संसद की जिम्मेदारी होती है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग की शक्तियों का आधार है? कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग की शक्तियों का आधार है? अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की शक्तियां और अधिकार दिए गए हैं। यही अनुच्छेद आयोग को स्वतंत्र और मजबूत बनाता है। चुनाव संचालन का पूरा नियंत्रण इसी के तहत आता है। इसे चुनाव का सुपर पावर अनुच्छेद भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, चुनाव खर्च सीमा कौन तय करता है? चुनाव खर्च सीमा कौन तय करता है? तो निर्वाचन आयोग तय करते हैं। चुनाव में उम्मीदवार कितना खर्च कर सकते हैं, यह सीमा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तय करता है। यह सीमा समय समय पर चुनाव आयोग बदलता रहता है। इससे धनबल का दुरुपयोग रोकने में मदद मिलती है। हर उम्मीदवार को खर्च का विवरण आयोग को देना पड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, क्या ईसीआई चुनाव स्थगित कर सकता है? हाँ, आपातकाल, दंगे, प्राकृतिक आपदा आदि में ईसीआई चुनाव रोक सकता है। यह अधिकार अनुच्छेद 324 से मिलता है। आयोग चुनाव की तारीख बदल सकता है। इसका उद्देश्य सुरक्षित और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करना है। हमारा अगला प्रश्न है, किसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 25 जनवरी। 25 जनवरी 1950 को ईसीआई की स्थापना हुई थी। 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। इसी दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य युवा मतदाताओं को जागरूक करना है। हमारा अगला प्रश्न है, ईवीएम में किस तकनीकी का उपयोग होता है? ईवीएम में किस तकनीकी का उपयोग होता है? तो ऑफलाइन स्टैंड एलोन मशीन। ठीक, ऑफलाइन स्टैंड एलोन मशीन। ईवीएम किसी भी इंटरनेट या नेटवर्क से जुड़ी नहीं होती। यह पूरी तरह ऑफलाइन स्टैंड एलोन मशीन है। इसमें हैकिंग की संभावना बहुत कम होती है। इसे सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, पार्टी को फ्रीज करने का अधिकार किसके पास है? पार्टी को फ्रीज करने का अधिकार किसके पास है? निर्वाचन आयोग के पास है। जब पार्टी में विवाद हो या नियमों का पालन न किया जाए तो ईसीआई पार्टी को फ्रीज कर सकता है। इसका मतलब पार्टी अपना चुनाव चिन्ह नहीं उपयोग कर पाएगी। यह अधिकार सिंबल ऑर्डर 1968 के तहत मिलता है। आयोग की यह कार्यवाही अंतिम मानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल को चुनाव संबंधी कानून बनाने की अनुमति देता है? कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल को चुनाव संबंधी कानून बनाने की अनुमति देता है? अनुच्छेद 328। अनुच्छेद 328 राज्य विधानमंडल को चुनाव संबंधी कानून बनाने का अधिकार देता है। यह शक्ति केवल स्थानीय और राज्य स्तर के चुनावों पर लागू होती है, परंतु यह कानून संविधान और संसद के कानूनों के अधीन होगा। इससे राज्य चुनाव प्रक्रिया को बेहतर बना सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्या राष्ट्रपति ईसीआई के निर्णय को बदल सकता है? क्या राष्ट्रपति इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्णय को बदल सकता है? तो नहीं, ईसीआई के निर्णय को राष्ट्रपति या सरकार नहीं बदल सकती। आयोग स्वतंत्र संस्था है और उसका फैसला अंतिम माना जाता है। इससे चुनाव प्रक्रिया पर राजनीतिक दबाव नहीं बनता। केवल सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा कर सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, चुनाव में सोशल मीडिया की निगरानी कौन करता है? तो चुनावों में सोशल मीडिया की निगरानी निर्वाचन आयोग करते हैं। चुनावों के दौरान सोशल मीडिया पर अफवाह
फेक न्यूज, आचार संहिता उल्लंघन आदि की निगरानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। इसके लिए आयोग सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल्स SMAC बनाता है। यह फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसी साइट्स पर नज़र रखता है। नियमों का उल्लंघन होने पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। तो दोस्तों यहीं पर हमारा यह वीडियो खत्म हुआ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।